जी उनको ये हिस्टोरिक और इतना प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, वह उस संकल्प की सिद्धि में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। और आज मैं इस बजट के माध्यम से देख के मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश लगातार उसको अचीव करने के लिए अपने मिशन मोड में उस पर काम कर रहा है। और इसी कारण मैंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश ये इस संकल्प को सिद्ध करने में एक अग्रणी भूमिका इसमें निभाने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को एक तीव्र गति मिली है, एक सही दिशा मिली है और उनके रूप में एक सुदृढ़ नेतृत्व मिला है। और उसका प्रतिबिंब हम सब लोग, चाहे वह कानून व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था हो, चाहे अच्छी बढ़ती हुई एक हमारी अर्थव्यवस्था हो उत्तर प्रदेश की, उस रूप में हम देख सकते हैं। और आज यही कारण है कि हमारा उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य के रूप में उसकी गणना होती थी, आज हमारा उत्तर प्रदेश आज नए भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये बजट 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट अपने आप में बहुत सारी खूबियां लेकर है। यह बजट में समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्यम, किसान, महिला, युवा, आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट है। और सही मायने में जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह बजट सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप ही यह बजट है। और इस बजट में पुराने जो योजनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए भी इसमें चिंता व्यक्त की गई, अपने इसमें रखा गया है, फंड रखा गया है। और उसके साथ साथ 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अब 93,000 रुपए से अधिक हो गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भी सभी राज्यों की जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की हुई है। और वित्त वर्ष 2017-18 में जहां प्रदेश की जीडीपी 12.89 लाख करोड़ रुपए की थी, आज 2024-25 में यह बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान जो है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, यह हम सब लोग देख सकते हैं। और ये जो महाकुंभ भी हुआ, इसमें भी जो टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी वजह से भी यह अनुमानित है कि हमारे जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी इसमें होगी। यह भी एक बहुत अच्छा अनुमान इसमें लगाया जा सकता है। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि जहां पर 9.6% की थी, वहीं उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% की रही है। और इसी तरीके से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 2.97 की प्रतिशत है, जो कि एफआरबीएम की सीमा के अंतर्गत है। तो इससे वित्तीय अनुशासन को भी बनाए रखने का काम इस बजट में किया गया है। तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं इन दोनों लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसीलिए मैं बहुत सीधे पॉइंट पर और जल्दी अपनी बात को मैं रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास बहुत तेजी से हुआ है, वहीं एयरपोर्ट, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेल सुविधाओं में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो सुधार हुआ है, यह हम सब लोग देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से न केवल प्रदेश के निवासियों के लिए जीवन बेहतर हुआ है, बल्कि निवेशकों के लिए भी यहां पर सुगमता बढ़ी है। और इसमें ये जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, इसमें तो लगभग 2000 फ्लाइट्स चली, कई हजार ट्रेनें यहां पर आईं। उसकी वजह से भी केंद्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, इन सभी को इससे लाभ हुआ है। वहीं पर मैं फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज में बहुत सारी चीजों में मैं नहीं जाते हुए
मैं अपनी बात जो कुछ खास बातें हैं वहीं तक आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में को युवाओं का प्रदेश है। इस देश के बारे में भी अभी चर्चा हो रही थी कि युवा देश है। वहीं पर असीमित क्षमता को गति देने के लिए जो मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा लागू किया गया है, वो युवाओं की इनोवेशन से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना जो की गई है, इससे इस राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी और विकसित करने में मदद मिलेगी। वहीं पर जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को भी स्कूटीज प्रदान करने के लिए जो नई योजना की शुरुआत हुई है, वह भी नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए अत्यंत सराहनीय कदम मैं मानता हूं। और एक बहुत खास बात जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 मैं कह सकता हूं 4.0 चल रहा है, इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो बात इस बार कही गई है, यह उसमें इसकी वजह से टेक्नोलॉजी से जो एफिशिएंसी गेन हो सकता है वह सरकार ने समझा है और उसके लिए दूरदर्शी यह सोच चाहिए थी जो इस बजट में दिखी है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की घोषणा जो बजट में की गई है, मैं समझता हूं कि यह सरकार की दूरदर्शिता को भी दिखाता है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें एमएसएमई को भी जो बढ़ावा देने के लिए जो इसमें कहा गया है, वह निश्चित रूप से, क्योंकि यह ऐसा सेक्टर है जहां पर ये 95 लाख एमएसएमईज हैं, लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इससे परोक्ष अपरोक्ष रूप से इससे नौकरियां भी इसमें मिलती हैं। तो इसके लिए भी जो इस वर्ष में जो 1000 करोड़ रुपए फंड प्रस्तावित किया गया है, यह बहुत अच्छा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू। इसमें मैं इस समय जो मैं बस दो मिनट 2 मिनट धन्यवाद। मैं अच्छा सॉरी, मैं 2 मिनट में अपनी बात में समाप्त करूंगा, क्योंकि ये जो महाकुंभ यहां पर हुआ और इस महाकुंभ की वजह से भी जो प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था के लिए मैंने उसकी चर्चा पहले ही की है, इसमें मोक्षदायी महाकुंभ महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ संपन्न हुआ है और इसमें भारत की परंपरा में हमेशा से धर्म अर्थ को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया है। एथिकल वेल्थ क्रिएशन को भी हमेशा से प्रोत्साहित भी किया गया है और कौटिल्य ने भी यह कहा था कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि यह महाकुंभ जहां पर मोक्ष और धर्म का उत्सव तो था ही, यह महाकुंभ अर्थ का भी उत्सव था और महाकुंभ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का भी उत्सव था और इसकी वजह से लगभग 4 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान किया गया है, यह ग्रोथ कई देशों की जीडीपी से भी अपने आप में काफी आगे है। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि आपने एक बार रोक दिया है, तो मैं जल्दी से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक मैं बात जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से अनेक प्रकार की बातें उसमें कही गई, जहां पर इस महाकुंभ में 45 दिन के भीतर ये अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज हों, बहुत सारे देशों की आबादी से दोगुनी आबादी महाकुंभ में आकर डुबकी लगाती हो, आस्था की डुबकी लगाती हो। उस महाकुंभ पर, उस सनातन पर बार बार प्रश्न खड़ा करना यह कहीं से भी उचित नहीं था, यह सर्वथा अनुचित था और यह नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार, पिछली बार भी मैंने एक सलाह दी थी और मैं एक बात मैं इस बार फिर कहना चाहता हूं कि मैं अभी महाकुंभ में गया, बहुत सारे लोग वहां होकर आए, कई बड़े बड़े लोग, विपक्ष के कई नेता वहां नहीं भी गए, खैर उनकी बात है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं, मैं तो गया, बहुत सारे साथी गए, उन सब लोगों ने मुझसे चर्चा की और उन्होंने यही कहा कि जब वहां जाने पर त्रिवेणी संगम पर एक एहसास यही होता था कि वहां के कण कण में हो, चाहे वहां पर संगम में जो बहाव था उसमें उसके कल कल में हो, एक ही बात आती थी कि एक ही एहसास होता था कि न मैं मिट सकता हूं न मुझे कोई मिटा सकता है, मैं वर्तमान हूं, मैं ही भूत हूं, भविष्य भी मैं हूं, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं, मैं ही हमेशा रहूंगा, मैं पिंड में हूं, मैं ब्रह्मांड में हूं, मैं आदि में हूं, मैं अंत में हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सूक्ष्म में हूं, मैं विराट में हूं, मैं ही सनातन हूं। इस बात को विपक्ष को यह हमेशा से समझ कर रखना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंत में, क्योंकि मैं 2-3 बातें अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यहां अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया
बहुत सारे लोगों ने अपना आशियाना नोएडा, गाजियाबाद और उधर लिया है और वहां पर रजिस्ट्री की समस्या है। हालांकि इस सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हजारों हजार रजिस्ट्रियां हुई हैं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें और जो बिल्डर्स जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों, जिनकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कष्ट झेलना पड़ा हो, मैं मांग करना चाहता हूं कि उन सब पर और कड़ी कार्रवाई करते हुए इस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों का आंदोलन आए दिन वहां पर चलता है। जो नोएडा, जो हम ग्रेटर नोएडा, ये हम देख पा रहे हैं, आज वहां पर इतना बड़ा एयरपोर्ट भी आ रहा है। तो इन सब इसके पीछे वहां के किसानों की त्याग तपस्या बहुत है। तो वहां पर अभी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, माना है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि वह उन सब चीजों को लागू किया जाए। और एक, क्योंकि बहुत शहर भी अब लगातार वहां लोगों के आने की संख्या बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना कई जगहों पर नहीं लगती, उसको पूरा शहर ही मान लिया गया है। मेरा आग्रह है कि इस योजना को भी वहां पर लोगों के लिए लागू किया जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिवपाल जी को भी अब ये जो माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी, एक सेकंड, जो पंकज जी ने जो टाइम लिया है, मैं टाइम के हिसाब से टाइम देता हूं। आपको मालूम है, मेरी तरफ इशारा मत करें। मैं माननीय शिवपाल जी को भी उतना ही समय जितना पंकज जी को दिया, 10 मिनट, उनको भी 10 मिनट में जितना समय दिया है। हाँ, वो बोल रहे थे तो बैठो, और ये बोल रहे थे तो 15, तो बराबर 10 मिनट माननीय शिवपाल जी बात करेंगे, बाकी सारे सदस्य 7 से 8 मिनट। सरकार ने इस विकास का बजट बताया है जी। पंकज, माननीय श्री शिवपाल जी, और मैं इस बजट के द्वारा अफसरशाही ने सरकार को भी गुमराह किया और सरकार ने सदन को और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। और इस बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख प्रस्तुत किया है। और 2024-25 में के बजट से 9.8% अधिक है, और 2024-25 में भी लगभग 7 लाख कुछ रखा गया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में 24 और 25 के बजट में जो बजट 7 लाख से ऊपर रखा गया था, और किसी भी विभाग में 50-55% से ज़्यादा बजट खर्च नहीं किया गया था। और मुझे तो यही लगता है, वैसे तो ये बजट और जो जनता, जो सरकार बार बार कहती है कि इतना बड़ा बजट, और इतना बड़ा बजट, मैं तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने जनता पर तमाम टैक्स लगा करके, और यहाँ तक कि जो गरीब है